आगे 10 वीडियो और देख के तुम ढूंढ क्या रहे हो? आखिर क्या चाहते क्या हो तुम? कोई इजी वे आउट ढूंढ रहे हो क्या? तो अगर तुम इजी वे आउट ढूंढ रहे हो ना, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूँ, तुम्हें नहीं मिलना। तुम जितना चाहे जितने वीडियोस देख लो, जितनी चाहे जितने रोड मैप देख लो, स्ट्रेटेजी देख लो, तुम्हें जो देखना है देख लो, कुछ इजी वे आउट नहीं मिलने वाला। तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तुम हार्ड वर्क से बच नहीं सकते। अगर इतना ही ईजी होता तो हर कोई नहीं कर लेता। तो इतनी सारे कंपटीशन में 1% सिलेक्शन रेशियो कैसे होता अगर इतना ईजी होता तो दिस इज सपोज टू बी हार्ड। ठीक है ना? इजी वे आउट ढूंढने मत बैठो, स्पेशली लास्ट में। कोई इजी वे आउट नहीं मिलने वाला, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। बस ये सब तुम लोगों को गाइड कर सकते हैं, जो करना है वो तुम्हें ही करना है। तो देखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, मैं उस फेज से गया हूँ, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में क्या चलता है उस समय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की 11th पूरी बर्बाद गई थी। 360 नंबर आते थे मेरे को। बायोलॉजी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं टोटल बोल रहा हूँ। 360 आते थे मेरे को। 11th में मैंने पूरे टाइम बस पबजी खेला है, अमंग अस खेला है, यूट्यूब पे गेमिंग के वीडियोस देखे, और 12th में भी आधी 12th तक मैंने बहुत यूट्यूब देखा है। यूट्यूब पे गेमिंग के वीडियोस ये पूरी बर्बाद करी आधी 12th भी। जो भी करा है ना आखिरी के 6 महीने में करा। जो भी जितना भी करा है ना एम्स तक आए, सब कुछ आखिरी के 6 महीने में करा है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे बताने के लिए मेरे से अच्छा बंदा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके खुद के कभी 600 नंबर नहीं आए और वो बता रहे कि 3 महीने में 4 महीने में कैसे एम्स क्रैक करे, कैसे टॉप रैंक लाए। उनके खुद के आए नहीं है, कैसे बता सकते वो? मैं उन बंदों में से नहीं हूँ। मैंने खुद अचीव कराई है और मैं तुमको वही बताऊंगा जो मैंने फॉलो करा है। ठीक है? तो देखो, इन लास्ट 3 महीनों में सबसे पहली जो आपको चीज करनी है वो आपको करना है, एक A4 साइज शीट पेपर लेना है, उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स है सबका नाम लिखना है। जैसे कि बायो हो गया, बायो में सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, उसके आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, जैसे कि एनसीईआरटी आप कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, थ्योरी कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, उन सबको लिखना है। और जो जो होते जाए उसको टिक मारते जाना। जैसे जो फैक्ट्स बेस्ड चैप्टर्स है या जो डेटा बेस्ड चैप्टर्स है, लाइक प्लांट मॉर्फो हो गया, प्लांट एनाट हो गया, इनकी आपको एनसीईआरटी और थ्योरी ज्यादा बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? इनकी एनसीईआरटी और थ्योरी आपको ज्यादा बार पढ़नी है एज कम्पेयर टू चैप्टर्स लाइक सेल, जिसका ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड है, उसमें इतना डेटा नहीं है, उसका आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट इनको आपको ज्यादा रिवाइज करना है, प्लांट मॉर्फो एनाट ऐसे चैप्टर्स को। तो आपने जैसे ही ये सब नोट कर लिया ना, इस शीट को आप दीवार पे चिपका देना और तुमको पता रहेगा फिर कि आगे क्या करना है, कितना तुम्हारा हो गया और कितना बचा है। ठीक है? और अब इसमें क्या करना है, तो तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है ना उसको पहले खत्म कर दो। वीक टॉपिक्स मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ हार्ड टॉपिक, पहले आपके इजी वाले वीक टॉपिक्स कंप्लीट करो। क्योंकि क्या होगा कि आखिर में बच्चों के दिमाग में रहता है कि अभी सिलेबस बचा है, बहुत सिलेबस बचा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, तो उससे एक प्रेशर आता है जिससे काम नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो इजी टॉपिक्स है ना उनको पहले खत्म करो। वो खत्म होते जाएंगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। ठीक है? तो द नेक्स्ट थिंग इज अपने फोन को भूल जाओ। ठीक है? फोन को पूरी तरह से भूल जाओ। आखिरी के 3 महीने फोन में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बंद। अगर कुछ भी देख भी रहे हो तो एकदम लिमिटेड टाइम के लिए देखो, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जो 7 से 8:30 बस खत्म। और उसमें भी सिर्फ काम की चीज देखो। ठीक है? और दूसरी बात की रिलेशनशिप तो भूल ही जाओ। सोच भी मत लेना कि अभी तुमको रिलेशनशिप में आना है। ठीक है? और अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को बोल दो कि एग्जाम पास आ रही है, अभी इसको ब्रेक देते हैं, थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक दे दो, ये क्रूशियल टाइम है, इसमें ये सब मत करो। ठीक है? मेरे कॉलेज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो एम्स में आ गए तब भी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उस टाइम रिलेशनशिप में नहीं आते आखिर के टाइम में, या उनके रिलेशनशिप को ब्रेक दे देते तो उनके और ज्यादा नंबर आ जाते। अभी तक वो उनके पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं उनका एम्स में होने के बावजूद। तो सोच लो, अगर आप रिलेशनशिप में आके सिलेक्ट नहीं हो पाए तो किस लेवल का रिग्रेट होगा आपको। ये नहीं करना है अपने को। ठीक है ना? तो रिलेशनशिप से दूर रहो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम डिस्ट्रैक्शन में आ गए हो या फिर तुम टाइम पास करने लग गए हो, फोन चलाने लग गए हो, तो तुम इमीडिएटली उसको छोड़ो। ठीक है? कुछ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में कुछ रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने टाइम वेस्ट करा। सीधा फोन छोड़ो, सीधा पढ़ने बैठ जाओ। इसके लिए मेरे को एक रूल बहुत अच्छा लगता है जिसको अपन बोलते हैं 3-2-1 रूल। सुनने में थोड़ा क्रिंज है बट एकदम काम की चीज है। जैसे अगर तुम रील्स देख रहे हो, तुमको पता है तुमको पढ़ना है और तुम रील्स देखे जा रहे हो, तो तुम क्या करो, 3-2-1 बोलो और 1 बोलते ही सीधा पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है? कुछ भी हो, 1 बोलते ही आपने जो काम बोला है वो सीधा करने बैठ जाओ। कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, ये वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा करने बैठ जाओ। ठीक है? सबसे गलतियां होती है, काम करो बस। अगली बात आती है टाइम टेबल की। तो देखो, लास्ट 3 महीने बचे, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, मैं तो वही बोलूंगा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। टाइम टेबल बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। अगर नहीं बना रहे हो तो कम से कम जितने भी तुमको टॉपिक्स करने वो तो लिख दो कि इस दिन में ये सारे टॉपिक्स कवर करने, इतना तो लिखो। और अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो परफेक्ट बनने की ट्राई मत करना। दिस इज द वर्स्ट टाइम कि आप परफेक्ट बनने की ट्राई करो। ठीक है? जैसे तुम्हारा कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी छूट रहा है, कोई भी चैप्टर छूट रहा है, अब तुमको इतनी देर में ये करना था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बी फ्लेक्सिबल। टाइम टेबल बना रहे हो, फ्लेक्सिबल रहो। परफेक्ट बनने की ट्राई नहीं करनी है। ठीक है?
तो अगली बात करते हैं अब अपन शेड्यूल की। तो जो भी अपने अभी चैप्टर्स नोट करे वो A4 साइज शीट में जो भी चैप्टर्स नोट करे, तुमको पता लग जाएगा तुम्हारा क्या क्या बाकी है ये वो। फिर तुम एक शेड्यूल बनाओ, एक मंथली शेड्यूल बनाओ। लाइक उसमें लिखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर जो भी डेट्स लिखो 1 2 3 4 5 6, और उसमें हर दिन को चैप्टर्स अलॉट करो जो भी आपके चीज बचा है। जैसे कि इस दिन NLM के आपको PYQs करने हैं, इस दिन आपको प्लांट मॉर्फो की NCERT पढ़नी है, जो भी आपका है वो लिखते चलो हर दिन क्या क्या करना है। एक दिन बैठो और अगले 1-2 हफ्ते का तो लिख दो, अगले 2 हफ्ते का तो लिख दो क्या क्या करना है तुम्हें, सारी चीजें नोट कर लो, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो अगर मंडे को तुमने ये सब प्लान करा है और ये नहीं भी हुआ तो इसको तुम ट्यूसडे को शिफ्ट कर दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना कर सकते हो करो, पूरा दम लगा के करो, पर अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले दिन शिफ्ट, या फिर जब भी तुम्हें शिफ्ट करना है वहां पे शिफ्ट। अगली बात करते हैं इस टाइम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है टेस्ट देना, ठीक है। ये तो तुम सोचना ही मत कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे हो, या फिर तुम्हें अभी आता नहीं है, तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुई है इसलिए तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो। तुम मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुम्हारी कभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होने वाली। किसी की कोई भी टेस्ट के लिए कभी फुल प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती, तुम कभी फुल्ली प्रिपेयर नहीं रहते। जैसे ही तुम्हें दिखे टेस्ट आ रहा है दे दो, टेस्ट की तैयारी करो, क्या क्या आ रहा है दे दो टेस्ट, ठीक है। और अभी के टाइम, जैसे अभी तो बच्चा है थोड़ा 3-3.5 महीने बच्चे है अभी तो अभी के टाइम पे तुम्हें मिनिमम 1 से 2 टेस्ट देना चालू कर देना है पर वीक, ठीक है। 1 से 2 टेस्ट तो आपको देना ही है पर वीक। जैसे जैसे एग्जाम पास आने लग जाए, लाइक 2 महीने बचे हो एग्जाम को, मार्च में आपको हर दिन 2 टेस्ट देने, मिनिमम 1 टेस्ट तो देना ही है, 1 से 2 टेस्ट देने। तुमको लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा है, क्या बोल रहा है ये, तो मैं सच बोल रहा हूँ। जो मैंने करा है, जो मेरे दोस्तों ने करा है वही बता रहा हूँ। सब ने ऐसा ही करा है। लास्ट के दिनों में, लास्ट के 2 महीनों में बहुत टेस्ट दिए, 1 से 2 टेस्ट दिन के ठीक रहते हैं। और अगर 2 नहीं हो पा रहे तो मिनिमम 1 टेस्ट तो देना ही है तुम्हें। मैं खुद देता था 1 से 2 टेस्ट और एनालाइज करता था। आखिरी के 2 महीने तुम्हारा पूरा यही चलना चाहिए। अगर तुम्हारा ये चल रहा है ना तो एकदम तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा फिर टॉप रैंक लाने से। तुम्हारी 100% है टॉप रैंक। अगर तुम ऐसे रोज टेस्ट दे रहे हो, उसका एनालाइज कर रहे हो, उसको अच्छे से कर रहे हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हर टेस्ट दो, माइनर टेस्ट दो, मेजर टेस्ट दो, सारे टेस्ट दो, कोई टेस्ट मत छोड़ो, क्योंकि एक चीज तो तुम अपने आप इंप्रूव करते रहोगे टेस्ट देते जाओगे तो। और इन टेस्टों से डरो मत, मेजर टेस्ट से डरो मत, क्योंकि मेजर टेस्ट ही तुमको बताएंगे कि तुम कहाँ पे हो। इतनी बड़ी पब्लिक में मेजर टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं, हजारों लाखों लोग देते हैं मेजर टेस्ट। तो तुम्हें उससे एक्चुअल तुम्हारी स्टेज पता चलेगी कि मैं किस पोजीशन पे हूँ। और तुम्हारे जो भी वीक टॉपिक्स होते हैं तुम्हें पता लगते हैं उससे कि क्या क्या टॉपिक्स तुम्हें वीक है, कहाँ ज्यादा गलतियां हो रही है, तो तुम्हें उनको पता लगेगा। तुम उनके फिर थ्योरी पढ़ोगे, फिर उन पर और क्वेश्चंस करोगे, तो तुम्हारे वीक टॉपिक्स कवर होंगे, साथ ही साथ तुम्हारी सिली मिस्टेक भी कवर होती जाएगी। तो अब बात आती है कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो तुम कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैं एलन की टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद एलन की टेस्ट सीरीज दे के रखी है, वो बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हें वही रिकमेंड करूंगा। तो एलन ऑनलाइन नीट मेजर टेस्ट सीरीज नाम से ये टेस्ट सीरीज आती है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 12 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें से 10 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं और 2 हाफ सिलेबस टेस्ट रहते हैं। और ये टेस्ट एलन के कोटा वाले फैकल्टी डेवलप करती है। तो आपको पता ही है एलन तो वैसे भी फेमस है पूरा इंडिया में, वो कोटा वाले डेवलप करते हैं, कोटा से ही सारे टॉपर्स आते हैं, तो ये अच्छी बात रहती है। तो आप सोच रहे होंगे नीट तो OMR बेस्ड रहती है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देके क्या करेंगे। तो देखो ऐसा रहता है कि तुम ऑनलाइन देते हो ना, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, और तुम जो भी मिस्टेक्स करते हो, जो भी तुम्हारे रॉन्ग आंसर्स रहते हैं ना, वो उनके डेटा में सेव होते जाते हैं कि तुमने ये रॉन्ग करे, तो तुम इसे रिविजिट कर सकते हो। साथ ही साथ ये टेस्ट ओपन रहता है 24 आवर्स के लिए, तो तुम 24 आवर्स के विंडो पीरियड में कभी भी जाके ये टेस्ट दे सकते हो, और तुम उसी टेस्ट को बार बार दे सकते हो। तुम्हारा अगर टेस्ट तुमने एक बार दिया, तुम्हारा गड़बड़ हो गया, तो तुम अगर वापस देना चाहो तो उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। और इसमें आपको 15,000 से भी ज्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। साथ ही साथ PYQ के भी सारे डिटेल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं, मतलब आप उसमें लिखा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है और आपको जल्दी से आप उसको लर्न कर सकते हो। तो इससे आपका बायो और केमिस्ट्री भी सॉर्ट आउट हो जाता है एकदम बढ़िया से। तो ऑनलाइन में क्या रहता है, जैसे मैंने भी कोविड के टाइम प्रिपरेशन करी थी, तो जितनी भी टेस्ट सीरीज मैंने भी दी थी सारी ऑनलाइन थी। वो आप आपके घर में आराम से कंफर्ट में बैठ के दे सकते हो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती आपकी नीट की तैयारी करने के लिए। आराम से टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, वापस टेस्ट देना है वापस दे दो, और अपने नंबर इंप्रूव होते जाएंगे। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा जल्दी से जाओ और इसको फटाफट ले लो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको क्लिक करना। तो जैसे ही आप वो लिंक दबाओगे ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, इसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कितनी उसकी प्राइस है, कितने टेस्ट हो रहे, कितने मेजर है, कितने सेमी मेजर टेस्ट है, उनके क्वेश्चन बैंक्स में कितने क्वेश्चन है, 15,000 प्लस क्वेश्चन है, उनकी DPP रेस मिल जाएगी आपको, और साथ ही साथ उसका सिलेबस में मिल जाएगा। जैसे मैं तुमको बोला था ना A4 साइज शीट पे सारे चैप्टर्स दिखना, तो यहाँ पे सिलेबस भी है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ले सकते हो आप। और याद रखना अगला एग्जाम कब है, 19 जनवरी को। हाँ 19 जनवरी को अगला एग्जाम है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको ले लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और सरप्राइज की बात यह है कि अगर तुम मेरा कूपन कोड J500 यूज करोगे तो तुम्हें 500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तुम ले सकते हो ये जल्दी से।
अब देखो तुमने टेस्ट तो दे दिया, अब उसको एनालिसिस भी करना है। तो देखो आप जो भी टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो ना, आपको उसको हल्के में एनालिसिस नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके सारे सब पार्ट्स भी एनालिसिस करने हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कुछ और ही फॉर्मूला लगा दिया, लगाना कुछ और था, आपने कुछ और ही लगा दिया, कुछ और ही सोचने लग गए, तो वो होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक। दूसरा होता है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या क्या टाइप की होती है? सिली मिस्टेक होती है या तो आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या तो आपने फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, या तो आपने सब कुछ सही करा बस आखिर में हक दिया। आखिर में क्या करा, उनने वो पूछा था रिवर्स रेशियो 5 जो भी आंसर है उसका रिवर्स रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, तुमने उल्टा टिक करके आ गए। या फिर कभी कभी वो झोल कर देते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देते हैं ना, जिसमें स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, क्या स्टेटमेंट ट्रू है वो मार्क करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा घपला कर देते हैं, ए में बी दे देते हैं, बी में ए दे देते हैं, तो तुम इसमें हक देते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और जो तीसरे टाइप की गड़बड़ रहती है वो रहती है गैस। तुमने गैस करा है, गैस सही भी हो गया हो, तुमने गैस करा कोई सही हो गया, बट जब तुम उसका एनालिसिस कर रहे हो ना, तुम्हें उस गैस का भी एनालिसिस करना है, ठीक है। ये गैस कैसे पता लगेगा, तुम ऐसे सारे क्वेश्चंस पे एक बार नजर मार लेना, या तो तुम्हें याद होगा कि इसका मेरे को पता नहीं था, या फिर एक बार नजर मार लेना, पता लग जाएगा किस क्वेश्चन में तुमने मन से दी थी। हाँ, अब ये बात हो गई, अब बात आती है कि इंप्रूव कैसे करना है। ये सारी गलतियां तो बता दी, कंसेप्चुअल मिस्टेक होते हैं, सिली मिस्टेक होते हैं, गैस, इनको इंप्रूव कैसे करना है। तो देखो हर टेस्ट दो, माइनर टेस्ट दो, मेजर टेस्ट दो, सारे टेस्ट दो, कोई टेस्ट मत छोड़ो, क्योंकि एक चीज तो तुम अपने आप इंप्रूव करते रहोगे टेस्ट देते जाओगे तो। अब अपन बात करते हैं कि ये जो टेस्ट से तुम्हारी जितनी भी गड़बड़ियां तुम्हें पता लगी, जितनी भी मिस्टेक तुम्हें पता लगी, अब उनका क्या करना है। जैसे कोई कंसेप्ट, एनएलएम का कंसेप्ट गड़बड़ कर दिया, तो तुम्हें क्या करना है, एक मिस्टेक कॉपी बनानी है। तुमने अभी तक मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई है, तो मिस्टेक कॉपी बनाना चालू कर दो। एक मिस्टेक कॉपी बनाना, उस पर लिखना कि कौन से चैप्टर के मिस्टेक से हो, एक चैप्टर की हेडिंग डालना, एनएलएम की मिस्टेक से, तो वहां पे नोट कर देना कि एनएलएम की ये मिस्टेक थी, ये फॉर्मूले में मेरे को पता नहीं था किसका वेरिएबल का कहाँ से कहाँ वैल्यू है, क्या सीन है, वो नोट कर लेना। दूसरा क्या कर सकते हो आप, जो भी मिस्टेक हुई वो आप आपकी फॉर्मूला कॉपी में नोट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो फॉर्मूला बेस्ड मिस्टेक है, तो आप उसे फॉर्मूला कॉपी में आप डाल सकते हो उसको। फॉर्मूला कॉपी नहीं बनाई है तो जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी बना लो। तो अगली बात क्या रहती है कि बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि टेस्ट में कम नंबर आ गए तो क्या होगा। तो देखो तुम याद रखना, तुम्हारे अगर अभी भी कम नंबर आ रहे हो, अभी भी है टाइम, और जो नीट का पेपर रहता है वो इजी रहता है, ठीक है। सबको पता है नीट का पेपर इजी रहता है, तो तुम्हारा जितना अभी नंबर आ रहे हैं उससे ज्यादा ही आने हैं। तुम्हारे अगर 600 आ रहे हैं अभी, तो नीट में तुम्हारे 650 आने ही है। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। नंबर कम भी आ गए तो तुमको पता होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, मेरे आ जाएंगे नंबर, ठीक है। तुम पूरी मेहनत करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रखना। और अब क्या रहेगा कि बहुत सारे आपके दोस्त रहेंगे जिनके आपसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। जैसे कि मैं भी जब कोचिंग में जाता था तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त रहते थे जिनको 700 से ऊपर आ रहे होते थे, और मेरे मतलब इतने कम आ रहे होते थे। मैं सोचता था इनको तो कभी बीट ही नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हुआ, जब नीट की एग्जाम हुई तब उनके कम आ गए और मेरे ज्यादा आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, सब पेपर पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम एनसीईआरटी बेस्ड अगर पढ़ोगे तो नीट का पेपर तुम्हारा क्लियर होएगा, समझ रहे हो। तो इसे कंपेयर करने का मतलब नहीं है, एकदम माइका लाल भी एकदम नीचे आ जाता है और नीचे वाले भी एकदम टॉप पे पहुंच सकते हैं। कंपेयर तो कर मत देना, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है कंपेयर करने का, 3 महीने में कहाँ कंपेयर करने बैठो। इससे अच्छा जो तुम कर सकते हो अपनी थाली में ध्यान दो। ये सब तो हो गया। अब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि क्या क्या करना है। तो अपन पहले बायो की बात करते हैं। बायो में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तुमने जितना भी एक्स्ट्रा पढ़ा हो एनसीईआरटी के अलावा भूल जाओ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है तुमको। अगर तुम्हारे नोट्स एनसीईआरटी वाले हैं पूरे तो तुम नोट्स पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी के अलावा तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे फालतू कहीं बहुत सारा पढ़ा देते हैं, सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, ये सब फालतू नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है इन लास्ट 3 महीनों में। फैक्ट्स और डेटाबेस चैप्टर्स को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, प्लांट एनाटॉमी ये वो। और बायो में पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना, छोड़ना मत, एक भी पीवाईक्यूज मत छोड़ना। बायो में बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना। टेस्ट तो हाँ, टेस्ट देने ही है। अगली बात करते हैं अपन फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, ये एनसीईआरटी तो करनी नहीं है। फिजिक्स की एनसीईआरटी तब करनी है अगर सब कुछ हो जाए ना, तब जाके फिजिक्स की एनसीईआरटी छूना, वरना मैं तो बोलता हूँ छूने की जरूरत नहीं है। और अगर कर भी रहे हो तो बहुत गिने चुने चैप्टर्स रहते हैं जो करने रहते हैं, सेमीकंडक्टर और ऐसे 1-2 और चैप्टर्स रहते हैं, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं है फिजिक्स की एनसीईआरटी करने की, ठीक है। तो फिजिक्स में अब तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स का अप्रोच कैसे करना है। अभी जैसे तुम्हारे जितने भी तुमने टेस्ट दिए, मेजर टेस्ट दिए, जितने भी टेस्ट दिए, उनमें जितने भी तुम्हारी मिस्टेक होगी, टेस्ट दिए या पीवाईक्यूज तुमने सॉल्व करे या तुमने मॉड्यूल सॉल्व करी, तो इन सब में तुम्हारी मिस्टेक्स होगी। वो जो मिस्टेक हुई, जो भी अपन ने अभी ऊपर उसको सॉर्ट आउट करा था, किस टाइप की मिस्टेक हुई, अगर कंसेप्चुअल बेस्ड मिस्टेक है तो उस टॉपिक को पढ़ो। क्या, उस टॉपिक को पढ़ो। फिजिक्स में भी तुम्हारे जिस भी टॉपिक में मिस्टेक हुई है उसकी एक बार थ्योरी पढ़ो, जो तुमने नोट डाउन करी होगी वो थ्योरी पढ़ो और उस टॉपिक को अच्छे से एक बार समझो। और जैसे तुमने समझ आया ना, जैसे तुम्हें टॉपिक समझ में आया,
इंस्टेंट क्वेश्चन करने बैठ जाओ, अगले दिन का भी टाइम मत दो, उसी टाइम क्वेश्चन करने बैठ जाओ, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे समझने में कहाँ गैप रह गया, ठीक है। तो उसी टाइम क्वेश्चन करने बैठ जाओ, और उन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो तो मिस्टेक्स कॉपी में नोट करो, गड़बड़ी नहीं हो कोई अच्छे फॉर्मूले मिले तो फॉर्मूला कॉपी में नोट करो, ठीक है। और ये जो भी तुम्हें देना है, टेस्ट दे रहे हो, पीवाईक्यूज दे रहे हो, टेस्ट तो चलो उसमें ऑनलाइन में टाइमर लगा रहता है, अगर तुम अलग से भी पीवाईक्यूज कर रहे हो और मॉड्यूल कर रहे हो तो टाइमर के साथ करना, ठीक है। टाइमर के साथ ही करना, बिना टाइमर के बैठ मत जाना। टाइमर के साथ करोगे टाइम इंप्रूव होगा, तुम्हारा टाइम कम होते जाएगा, जितने तुम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग गया, जैसे तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हुआ, तुम्हारा फिजिक्स में तुमने चलो क्वेश्चन कर भी लिए, बट तुमको पता है तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम चलेगा, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा गोल गोल घूम के आंसर मिला, तो तुम उसका सोल्यूशन जरूर देख लेना, ठीक है। शॉर्ट मेथड हमेशा ढूंढना, शॉर्ट मेथड ढूंढने की ट्राई करो, क्योंकि नीट में टाइम नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर नोट्स पढ़ने हैं, या दोनों पढ़ सकते हो। क्योंकि क्या रहता है कि एनसीईआरटी में ना इनऑर्गेनिक में दिया तो सब रहता है, पर वो बहुत बिखरा हुआ दिया रहता है, तुम उनको बार बार ढूंढना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे नोट्स बने हुए इनऑर्गेनिक के, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स अगर बने हुए, तो वो तुम अच्छे से याद कर लो, उनमें जो फालतू चीजें उनको छोड़ दो, और बाकी जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड है सारे उन नोट्स अच्छे से याद कर लो। और साथ ही क्या है, पीवाईक्यूज को करनी है, टेस्ट देनी है, और जो भी तुम्हें इनऑर्गेनिक है उसको बायो की तरह ही लो। बायो की तरह जो उसके फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा चैप्टर्स है उनको तुम बार बार याद करते जाओ, उनको ज्यादा रिवाइज करो, उसको बायो की तरह ही ट्रीट करो, चलते फिरते पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। बायो एंड इनऑर्गेनिक ऐसे चलते फिरते पढ़ते रहो, मन नहीं हो रहा है कहीं और जाके पढ़ो, टेरेस पे जाके पढ़ो, बस पढ़ते रहो इनको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है कि तुम्हें एनसीईआरटी एक बार तो पढ़नी है। एक बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें लगे उनको हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। और फिर अगली बार जब रिवाइज करो, सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट को रिवाइज करना। या फिर अगर तुम चाहो तो ऑर्गेनिक तुम नोट से भी पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स है तो तुम उसे ऑर्गेनिक को नोट से भी पढ़ सकते हो। अब तुम्हें ऑर्गेनिक समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ये वैसा नहीं रहता, इसमें फिजिक्स जैसा नहीं है। इसमें अगर तुमने क्वेश्चंस पढ़े ना, तो इसमें मेजर पार्ट रहता है थ्योरी का। तुमने अगर क्वेश्चंस करे, उसमें जो भी गड़बड़ हुई उसमें तुमको पूरा देखना पड़ेगा, थ्योरी में कहाँ गड़बड़ हो रही है, तुम्हें वो वापस सीरीज देखनी पड़ेगी, किसका क्या पावर कम ज्यादा है, पूरा जीओसी में कौन से पार्ट का हुआ है, क्योंकि सब कनेक्टेड रहता है, तुम्हें थोड़ी ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो ठीक है, जैसे कोई गड़बड़ी हो ना, थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ। अगली बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री करनी है फिजिक्स जैसे ही, जो फिजिक्स है वैसे ही इसमें, बट इसमें अलग है थोड़ा। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके बिग चैप्टर्स है ना, इसमें वो डराते हैं। फिजिक्स में भी बिग चैप्टर्स डराते हैं, जैसे कि आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया। तो पहले ना कोशिश करना कि ये जो बड़े चैप्टर्स है ना, इन पर पकड़ बना लो। मैं 6 घंटे बैठता था थर्मोडायनामिक्स करने के लिए, मैं 6 घंटे बैठता था। 6 घंटे थ्योरी पढ़ी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। 6 घंटे थर्मोडायनामिक्स की सारे फॉर्मूला, सारी थ्योरी, सारा कंसेप्ट। जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट हुए, क्वेश्चन करने बैठे हुए, अगले 5 घंटे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बड़े टॉपिक्स जो है ना, जिससे डर लगता है आपको, कंप्लीट करो। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, जो तुम्हें फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि ये सब तो चलो बहुत सारे लोग पढ़ भी लेते हैं, मैंने भी बहुत सारा पढ़ लिया था, बट गड़बड़ी और भी बहुत सारी जगह हो जाती है, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में ना बहुत प्रेशर रहता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं। अगर तुम्हें खाने से नींद आती है तो ज्यादा मत खाना, ठीक है, थोड़ा ही खाना। अगली बात, नींद सेक्रीफाइस नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी करते हैं, मैंने भी बहुत टाइम के लिए ये गड़बड़ी करी थी, बट ये नहीं करनी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, वो भी आप एक बार देख लेना, कि नींद सेक्रीफाइस नहीं करनी है। 7 घंटे, 6 से 8 बोलते हैं इसको, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम सोना ही है, या आप जितना नॉर्मली सोते हो उतना तो आपको सोना ही है। इसका अगर आप सोच रहे हो कि इसको कम करके मैं अपने पढ़ाई के आवर्स बढ़ा लूं, जैसे आप 7 घंटे सोते थे तो आप 4-5 घंटे सो रहे हो, तो इससे कुछ वो 1-2 घंटे से कुछ फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। क्या नुकसान होगा कि आप एक तो पूरे दिन नींद में रहोगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारा फोकस नहीं लगेगा, तुम्हारा अटेंशन नहीं लगेगा, तुम लेजी रहोगे। तो ये ऐसा है कि बहुत लोग ईगो में आ जाते हैं कि अब क्या करें भाई, नहीं हो रहा है सिलेबस, क्या करें, नींद ही सेक्रीफाइस करने का मन में आता है, छोड़ो नींद जाने दो। नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं है। वो तुमको एक फॉल्स ईगो बूस्ट दे सकता है कि मैं तो नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है। तो इसको बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना है नींद को, ठीक है। कितना भी तुम्हारा सिलेबस की 12 बजे हो, नींद सेक्रीफाइस करोगे और 12 बजेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज यू स्टिल हैव टाइम। तुम्हारे आसपास सब लोग तुम्हें यही बोल रहे होंगे, भाई नीट आ गई है, जस्ट आ गई है, अब तुमने अगर नहीं पढ़ा अभी तक, तुम खत्म हो, तुम्हारा अब नहीं हो पाया। सब कुछ नहीं है, ठीक है, अभी भी टाइम है। जैसा मैंने आखिर के 6 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत अपनी रैंक इंप्रूव करी थी, तुम्हारे पास भी अभी बहुत टाइम है। 3 महीने कम ड्यूरेशन नहीं रहता है। तुम पूरा दम लगा के पूरा पढ़ डालो तो तुम्हारी डेफिनेटली रैंक इंप्रूव होगी, तुम्हारा सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो तुम्हारे पास टाइम है,
जो भी लोग बोल रहे हैं ना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम अभी भी है। जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करो। दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, पूरी दुनिया को भूल जाओ, मम्मी पापा को भूल जाओ, बहन को भूल जाओ, पार्टनर को भूल जाओ, रिलेटिव्स को भूल जाओ, खेल सब भूल जाओ, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। अपने रूम में, अपनी टेबल चेयर पे, जहाँ पे भी हो, दिमाग लगा के फोकस से पढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट है नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारी नीट पास आते जा रही है, तुम्हें उस नीट के डे की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जिस दिन तुम नीट देने जाओगे उस दिन तुम्हारा माइंडसेट कैसा होगा वो तुम्हारे ये लास्ट 3 महीने डिसाइड करेंगे। अगर तुम इन लास्ट 3 महीनों में पूरे टाइम एंशियस रहोगे, चलो थोड़ी एंजाइटी तो नॉर्मल है, बट अगर तुम इन पूरे टाइम बहुत ज्यादा एंशियस रहोगे, बहुत ज्यादा तुम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करोगे, बहुत ज्यादा तुम अगर ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज्यादा करोगे अगर ये सब, तो तुम्हारा क्या होगा, उस दिन 12 बज जाएगी, उस दिन भी तुम्हें एंजाइटी आएगी, उस दिन भी तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उस दिन पूरी 12 बज जाएगी तुम्हारे पेपर की। तो तुम नेगेटिव कंटेंट से तो दूर ही रहो, ठीक है। और नेगेटिव कंटेंट में एक और चीज आती है न्यूज अभी मत देख लेना, कहीं धमाके हो रहे, कहीं कोई मर रहा है, ये सब कोई देखने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। तो न्यूज तो मत देखना। लास्ट पॉइंट बिलीफ। तो देखो बिलीफ सुनने में तो छोटा लगता है पर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तुम बिलीव करो खुद में कि मैं कर लूंगा, कर लूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है उतना दूंगा। तुम भरोसा रखो कि मेरा हो जाएगा तो जरूर होगा, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता तुमको। तुम्हें अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ज्यादा तुम्हारा अगर मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, या फिर तुम्हारा अगर जरा सा भी दिमाग में आ रहा है ना, तो एक बार अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करना। नीट क्लियर करने के बाद अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करना। अपने पेरेंट्स, अपने सब आसपास के फैमिली मेंबर्स पे जो स्माइल आएगी, जो उनकी रिएक्शंस होंगे, वो तुम मैनिफेस्ट करना। तुम जब डॉक्टर बनोगे वो तुम मैनिफेस्ट करना, क्या लाइफ होगी वो। लास्ट पॉइंट में बोलूंगा, शुरू किया है तो खत्म भी करेंगे, खेल के आए हैं तो जीत के ही जाएंगे, ठीक है। ये तुम पूरी जर्नी टैकल करके आए हो, पूरी जर्नी तुम फेस करके आए हो, बहुत सारी मेहनत करके आए हो, तो आखिर का फेस भी फोड़ के ही रहना, ठीक है। फोड़ के जाएंगे नीट। तो कमेंट बॉक्स में ये लिख के जाना कि नीट 2025 में क्लियर करके ही रहूंगा और डॉक्टर बन के ही रहूंगा। कोई माइकल लाल मुझे नहीं रोक सकता, मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगा। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट 3 months। बाय बाय।